गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स। आज हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। काफ़ी बड़ा चैप्टर था, काफ़ी कुछ हमने पढ़ा, तो प्लीज़ सब लोग खत्म करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा अपना IPR, दैट इज इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेवोल्यूशन 1956। कब आया था IPR बेटा? 1956 में। तो ये है बेटा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेवोल्यूशन एक्ट 1956। अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956, गवर्नमेंट इंक्रीजेस द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। और ये एक्ट क्या बोलता है कि गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर का रोल इंक्रीज कर दिया था, किस लिए बेटा? इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? The main objective of this revolution is to accelerate the growth of economy and prevent the concentration of wealth and income in the few hands only। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था इकोनॉमी की ग्रोथ रेट को बढ़ाना और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अब सबको हो सके, ना कि कुछ ही लोगों को। तो हम बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो टॉपिक क्या आता है बेटा अपना? फीचर्स ऑफ IPR। तो पहला पॉइंट आता है बेटा इसमें 3 टायर क्लासिफिकेशन। 3 टायर क्लासिफिकेशन। तो हम बात करते हैं बेटा किसकी? 3 टायर क्लासिफिकेशन की। सुनना, इसके अंदर क्या गया, इन्होंने इंडस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक तो था बेटा शेड्यूल A, शेड्यूल B एंड शेड्यूल C। इन्होंने क्या किया, शेड्यूल A में डाला 17 इंडस्ट्रीज को। कितनी इंडस्ट्री को? 17 इंडस्ट्री को। B में डाला बेटा 12 इंडस्ट्रीज को, और जो रिमेनिंग थी वो कहाँ डाल रखी इन्होंने? शेड्यूल C के अंदर। अब वो जो 17 इंडस्ट्री थी वो ऐसी इंडस्ट्री थी जिसमें पूरा कंट्रोल किसका था? पब्लिक का। मतलब शेड्यूल A में इन्होंने रखा 17 इंडस्ट्रीज को, और वो 17 इंडस्ट्रीज तरीके से रखी केवल वो पब्लिक सेक्टर ही ओपन अप कर सकती थी। शेड्यूल B में रखा इन्होंने 12 इंडस्ट्रीज को, और वो 12 इंडस्ट्रीज तरीके से रखी जिसमें पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों ओपन कर सकती थी। बट फिर भी इसके अंदर भी पब्लिक का रोल क्या रहेगा? ज्यादा था, डोमिनेंट था ओवर द प्राइवेट सेक्टर, और रिमेनिंग में केवल प्राइवेट सेक्टर ओपन अप कर सकता था। कहने का मतलब, अब शुरू से पढ़ते हैं। 3 टायर क्लासिफिकेशन 3 पार्ट में डिवाइड किया, शेड्यूल A, शेड्यूल B और शेड्यूल C। शेड्यूल A में रखा इन्होंने 17 इंडस्ट्रीज को जिसमें पब्लिक सेक्टर ऑपरेट कर रही थी। शेड्यूल B में रखा इन्होंने 12 इंडस्ट्रीज को जिसमें पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों थी, और यहां पर पब्लिक का रोल डोमिनेंट था ओवर प्राइवेट, और बची कुची किसके लिए छोड़ दी? प्राइवेट सेक्टर के लिए। तो देखो पहला पॉइंट, 3 टायर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। अकॉर्डिंग टू दिस इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 डिवाइड्स टोटल इंडस्ट्रीज इनटू 3 कैटेगरीज। शेड्यूल A 17 इंडस्ट्री, शेड्यूल B 12 इंडस्ट्री एंड शेड्यूल C। शेड्यूल A में क्या था? कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर। शेड्यूल B में those which could be established by both public as well as private sector. However, the role of public sector is more dominant than the private sector. But public का रोल ज्यादा डोमिनेंट था किसके ऊपर? प्राइवेट के ऊपर। और शेड्यूल C, remaining industries which are left to be open for the private sector. बची कुची किसके लिए छोड़ी? प्राइवेट सेक्टर के लिए। तो पहला पॉइंट था बेटा 3 टायर क्लासिफिकेशन। दूसरा आता है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। अब देखो इन्होंने क्या बोला, लाइसेंस का मतलब होता है आपको गवर्नमेंट से लिखित में परमिशन लेनी पड़ेगी किसी भी इंडस्ट्री को ओपन करने के लिए, और उस टाइम इन्होंने इंडस्ट्रियल लाइसेंस को इंट्रोड्यूस करा। अगर कोई भी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री ओपन करना चाहता है तो उसको पहले गवर्नमेंट से लाइसेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा। इट रेफर्स टू अ रिटन परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर ओपनिंग और एक्सपेंडिंग एन इंडस्ट्रियल यूनिट, and according to this policy no new industry was allowed to survive until and unless license is obtained from the government। मतलब जब तक आप गवर्नमेंट से लाइसेंस ऑब्टेन नहीं करते तब तक आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। मोरओवर लाइसेंस वाज आल्सो नीडेड इफ एन एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री वांट्स टू एक्सपेंड और डाइवर्सिफाई। और अगर किसी पुरानी इंडस्ट्री को एक्सपेंड करना है या डाइवर्सिफाई करना है तो उसके लिए भी लाइसेंस रिक्वायर्ड था। तो पहला क्या पढ़ा बेटा अपन ने? 3 टायर क्लासिफिकेशन। दूसरा इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। नेक्स्ट आता है बेटा अपना इंडस्ट्रियल कंसेशन।
इसका क्या मतलब है? बहुत सिंपल सा मतलब है। देखो गवर्नमेंट ने क्या बोला, अगर कोई प्राइवेट सेक्टर किसी रूरल एरिया या किसी बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री ओपन करेगा, मतलब किसी गांव में या इकोनॉमी के बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री ओपन करता है, तो गवर्नमेंट उसको सस्ता रॉ मटेरियल अवेलेबल कराएगी, टैक्स में छूट दिलाएगी। उससे क्या फायदा होगा? उस एरिया का डेवलपमेंट भी होगा। दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल कंसेशन। इंसेंटिव्स लाइक टैक्स रिबेट, सब्सिडाइज रेट ऑफ पावर सप्लाई were offered to private entrepreneurs for establishing industries in backward and rural areas of a country। अगर कोई भी इंडस्ट्रियल सेक्टर बैकवर्ड और रूरल एरिया में इंडस्ट्री ओपन करता है तो क्या मिलेगा उसको? डिस्काउंट। एंड द बेसिक मोटिव बिहाइंड दिस पॉलिसी इज टू एनकरेज इक्विटी इन द इनकम। और इसके पीछे इनका क्या बेसिक मोटिव था? इक्विटी को एनकरेज करने के लिए। बच्चों ये अपन ने पढ़ा आईपीआर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेवोल्यूशन एक्ट 1956। 3 पॉइंट पढ़े बेटा, क्या क्या? 3 टायर क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग और इंडस्ट्रियल कंसेशन। तो आई होप यहां तक का पार्ट आप सभी लोगों को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा अपना स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। देखो मैं सिंपल बोलूं, कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जिसमें 5 करोड़ या उससे कम का इन्वेस्टमेंट चाहिए उसको बोला गया है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। और ये लिमिट 1951 में कितनी थी कि कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जिसमें 5 लाख या उससे कम का इन्वेस्टमेंट था, उस टाइम उसको बोला गया था स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब देखो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्यों जरूरी है? देखो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है ना, जिसमें 100 करोड़ लगते हैं, 50 करोड़ लगते हैं, 10 करोड़ लगते हैं, वो इंडस्ट्री काम करती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक पे। मतलब वो तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, वो तो सारा काम मशीन से करती है। लेकिन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है ना बेटा, ये काम करती है किस पे? लेबर इंटेंसिव टेक्निक में। और इंडिया कैसा कंट्री है जिसमें बहुत सारी पॉपुलेशन है, और अगर हमारी कंट्री में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नहीं होगी तो लेबर को काम कैसे कहाँ मिलेगा? तो ये स्मॉल स्केल बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारी कंट्री में, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाती है। पहला एडवांटेज तो ये। दूसरा, और जितनी भी ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है ना, ये लोग क्या करते हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है उनके लिए रॉ मटेरियल बना के सप्लाई करते हैं। मतलब बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है? इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से। तो ये बहुत सारी चीज़ हमें यहाँ पढ़नी है, पढ़ते हैं। देखो, A small scale industry is presently defined as one where investment does not exceed ₹5 करोड़। वो इंडस्ट्री जहाँ पे इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। एंड अर्लियर इट वॉज ₹5 लाख इन द 1951। और पहले क्या लिमिट थी? वो 5 लाख। And the government also focuses on developing and strengthening the small scale industry because it plays an important role in the development and equitable distribution of income। क्योंकि सर ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसमें? इन डेवलपमेंट, कंट्री के डेवलपमेंट के अंदर। तो अब क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में? क्वेश्चन आता है बेटा, रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, या फिर व्हाट इज द रोल ऑफ एसएसआई, या फिर व्हाट आर द फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ये रोल क्या है और फीचर्स क्या क्या है। सबसे पहला पॉइंट आता है बेटा लेबर इंटेंसिव, कि सर ये इंडस्ट्रीज कैसी होती है? लेबर इंसेंटिव। पढ़ते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोवाइड ह्यूज अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी as the amount of labor in such industries are proportionately high as compared to the big industry। क्योंकि सर इस इंडस्ट्री में लेबर ज्यादा होती है as compared to the big industry, whereas small scale industries are labor intensive, whereas big industries are capital intensive। ये सर जितनी भी स्मॉल स्केल है वो कैसी है? लेबर इंटेंसिव। और जितनी बड़ी बड़ी है वो कैसी है? कैपिटल इंटेंसिव। ध्यान रखना। दूसरा आता है बेटा सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, तो देखो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आर द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द बिग इंडस्ट्री। जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री उनको रॉ मटेरियल कौन देता है बेटा? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। एंड मेजॉरिटी ऑफ बिग इंडस्ट्रीज गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम देम ओनली। और मेजॉरिटी ऑफ इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है? इनसे ही मिलता है। क्लियर बेटा? तो सर लेबर इंटेंसिव होती है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं। तीसरा देखना, प्रमोट्स बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ।
और क्या प्रमोट करता है बेटा ये? बैलेंस रीजनल ग्रोथ। कैसे सर? देखो आज आपको बड़ी इंडस्ट्री खोलनी है ना, तो आप हर कहीं नहीं खोल सकते, आपको देखना पड़ेगा मार्केट कितना दूर है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा तो नहीं आ रही, रॉ मटेरियल हब के नियर बाय है या नहीं है। बट अगर आपको स्मॉल स्केल खोलनी है ना, तो आपकी मर्जी, आप जहां ओपन कर सकते हो, मतलब ये आप किसी भी एरिया में ओपन अप कर सकते हो। तो देखो इसलिए बोला गया प्रमोट्स बैलेंस रीजनल ग्रोथ। दीज इंडस्ट्रीज आर लोकेशन फ्रेंडली, अनलाइक बिग इंडस्ट्री। कैसी होती है बेटा? लोकेशन फ्रेंडली, विच आर रिक्वायर, बट बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लोकेशन फ्रेंडली नहीं होती, अनलाइक बिग इंडस्ट्री, बिकॉज बिग इंडस्ट्रीज आर रिक्वायर्ड टू बी सेटअप नियर द रॉ मटेरियल हब इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री कहाँ अपने को आपको स्टेब्लिश करती है? रॉ मटेरियल हब के आसपास। क्यों? जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आए। बट दीज इंडस्ट्रीज कैन बी सेटअप easily at the doorstep of the owner due to small requirements। बट इन इंडस्ट्री को आप कहीं भी ओपन अप कर सकते हो क्योंकि इनकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती। और एक आता है बेटा प्रमोट्स इक्विटी। क्यों? देखो आज जो बड़ी इंडस्ट्री वो हर कोई ओपन नहीं कर सकता, लेकिन जो स्मॉल इंडस्ट्री है वो कोई भी ओपन अप कर सकता है, क्योंकि सर 5 करोड़ या उससे कम बोला है मैंने, तो कोई भी इसको ओपन अप कर सकता है, इसलिए बोला गया इट प्रमोट्स इक्विटी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रिक्वायर्स लेस अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एज कंपेयर टू द बिग इंडस्ट्री, क्योंकि सर इन इंडस्ट्री के अंदर ज्यादा पैसा नहीं चाहिए होता है, विच डज नॉट कंसंट्रेट द पावर ऑफ इकोनॉमी इन फ्यू हैंड्स ओनली। तो इस कारण से मैं कह सकता हूं अगर स्मॉल स्केल की बात करें तो कोई भी ओपन अप कर सकता है, तो विच विल ब्रिंग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इन द इकोनॉमी। तो इससे क्या होगा? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा इकोनॉमी में, किसका बेटा? इनकम और वेल्थ का। तो बेटा अपन ने बहुत सिंपल टॉपिक पढ़ा, कौन सा? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ये आना चाहिए आपको, ये आ सकता है एग्जाम में, ध्यान रखना आप लोग। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक आता है अपन अपना फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या होती है? देखो अगर मैं बात करूं, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे तो इंडिया किसका एक्सपोर्टर था? रॉ मटेरियल का। और किसका इंपोर्टर था? फिनिश गुड्स का। तो हम बात करते हैं, देखो ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड इंडिया वॉज द प्राइम एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। अगर हम सर कॉलोनियल पीरियड की बात करें तो उस टाइम हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे थे? रॉ मटेरियल। और क्या इंपोर्ट कर रहे थे? फिनिश गुड्स। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियाज फॉरेन ट्रेड अंडर गो विद अ मैसिव चेंज। बट अगर मैं इंडिपेंडेंस की बात करूं तो इंडिया में काफी चेंज आया। एंड इन ऑर्डर टू बी सेल्फ सफिशिएंट इंडिया हैज फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। और अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए हमने कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करी बेटा? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। सर क्या मतलब होता है इसका? आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ सफिशिएंट बोले तो सर मतलब आप उस चीज का इंपोर्ट मत करो जो आप अपने कंट्री में प्रोड्यूस कर सकते हो। मतलब अगर कोई भी ऐसी चीज जो आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो तो या तो उसको आप इंडिया में बनाने की कोशिश करो, और अगर इंडिया में नहीं बना पा रहे तो आप उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढने की कोशिश करो। दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। उससे फायदा क्या होगा? हमारा पैसा हमारी ही कंट्री में रहेगा। तो पढ़ते हैं, देखो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन रेफर्स टू अ पॉलिसी ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ इंपोर्ट्स बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन। मतलब बाहर से ना मंगा के हम उसको यहीं बनाने की कोशिश करें, दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। And according to this policy, instead of importing goods from foreign country, domestic industries are encouraged by giving them different incentive to produce them in India। और ये पॉलिसी क्या बोलती है कि बाहर से मंगाने की बजाय आप उसको कंट्री में ही प्रोड्यूस करने की कोशिश करो, उससे हमारी कंट्री का डेवलपमेंट भी होगा और हमारी जो करेंसी है वो बाहर भी फ्लो नहीं करेगी। लेकिन हमारे आगे लोग तो ढीठ थे, ऐसे थोड़ी ना मानने वाले थे, तो गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स भी उठाए। तो दो एक क्वेश्चन आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूजेस 2 वेज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूजेस 2 वेज टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक गुड्स फ्रॉम इंपोर्ट्स। टू प्रोटेक्ट
डोमेस्टिक गुड्स फ्रॉम इंपोर्ट्स। तो गवर्नमेंट ने दो स्टेप उठाए। पहला स्टेप टैरिफ, गवर्नमेंट ने क्या लगा दिया, टैक्सेस बढ़ा दिए, टैरिफ लगा दिया। अब जैसे टैक्सेस बढ़ाना, अब जो आप इंपोर्ट कर रहे थे पहले वो 100 रुपए का आ रहा था, अब वो चीज़ 150 के आने लग गई। तो आप सोचोगे इतना महंगा पड़ रहा है इंपोर्ट करने पे, तो लोगों ने अपने आप ही मंगाना छोड़ दिया। तो पहला स्टेप क्या किया गवर्नमेंट ने, क्या लगा दिया, टैरिफ। इट रेफर्स टू द टैक्सेस लेविड ऑन द इंपोर्टेड गुड्स and the goods can be imported in India only after paying the heavy amount of taxes on such goods। अब अगर आपको कोई भी गुड्स इंपोर्ट करना है तो आपको उस पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस देने पड़ेंगे। एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स इंक्रीजेज द प्राइस ऑफ गुड्स। और सर जैसे ही टैक्स लगा गुड्स का प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया, और जैसे ही प्राइस बढ़ा डिमांड अपने आप ही कम हो गई। तो उन्होंने लिखा इम्पोजिशन ऑफ टैक्स इंक्रीजेज द प्राइस ऑफ सच गुड्स विच ऑटोमेटिकली रिड्यूसेस द डिमांड इन द मार्केट। और ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड क्या हो गई, मार्केट में रिड्यूस हो गई। तो क्लियर बेटा, ये क्या था, टैरिफ। नेक्स्ट आता है कोटा। देखो टैरिफ का मतलब तो था टैक्सेस, कोटा भी एक तरह का टैक्स ही है, बट किस वो लगता है इन टर्म्स ऑफ नंबर, कि देखो पहले 100 पीस अलाउ थे बाहर से लाना, तो अब आपको 20 पीस ही अलाउ कर दिए, मतलब नंबर में लिमिट लगा दी। या फिर इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, पहले आप 5 लाख तक की वैल्यू, एग्जांपल ले रहा हूं, पहले जैसे उन्होंने बोला कि आप 1 लाख रुपए तक की कोई भी चीज ला सकते हो ड्यूटी फ्री, अब उसको 50,000 ही कर दिया। मतलब कोटा भी एक तरह का टैक्सेस ही है, बट इन टर्म्स ऑफ नंबर और वैल्यू। तो देखो इट रेफर्स टू द गवर्नमेंट इम्पोज ट्रेड रिस्ट्रिक्शन दैट लिमिट्स द नंबर और मॉनेटरी वैल्यू, दैट इज कॉल्ड कोटा। तो गवर्नमेंट ने दो, पहले तो क्या लगाया, टैरिफ, और एक क्या लगाया, कोटा। तो ये था कि गवर्नमेंट ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को कैसे प्रमोट करा। तो मैंने दो चीजें बताई बेटा, क्या क्या, टैरिफ और कोटा। क्लियर है। अब देखो इस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के कुछ फायदे भी थे और कुछ नुकसान भी थे। तो हम पढ़ते हैं इंपैक्ट ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहला, इट सेव्स फॉरेन एक्सचेंज। देखो अगर हम इंडिया में बनाएंगे ना तो हमारा जो करेंसी वो बाहर फ्लो नहीं करेगा। तो पहले क्या बोला मैंने, सेव्स फॉरेन एक्सचेंज। दूसरा, बिल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर। और सर दूसरा फायदा क्या होगा, जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है वो डेवलप होगी। डेवलप कैसे होगी सर, गवर्नमेंट प्रमोट करेगी, क्योंकि अब बाहर से हम मंगा नहीं सकते तो हमें उसे इंडिया में बनाने की कोशिश करेंगे। तीसरा, इंक्रीज डिमांड ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। और सर अब बाहर से आ ही नहीं रहा, तो सर जो इंडिया में बन रहा है अब उसी की डिमांड ज्यादा इंक्रीज होगी, दैट इज कॉल्ड इंक्रीज डिमांड ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट बोला, क्रिएट्स प्रोड्यूस मार्केट फॉर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर। अब इन्होंने क्या बोला कि हम एक ऐसा मार्केट क्रिएट करेंगे किसके लिए, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर के लिए, क्योंकि हम बाहर से मंगा ही नहीं सकते तो हमें उनको डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो ये तो कुछ फायदे थे कि फॉरेन करेंसी बचेगी, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज डेवलप होगी, इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप होगा। कुछ नुकसान भी थे। नुकसान क्या क्या थे, रिस्ट्रिक्ट ग्रोथ। क्या पता वहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है और हमारे पास वो टेक्नोलॉजी थी ही नहीं, तो हमारी ग्रोथ रुक सकती है। रिड्यूसेस एफिशिएंसी, हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर की एफिशिएंसी भी कम हो सकती है। और कोई भी ऐसी चीज जो कंट्री में एक ही आदमी को बनानी आती है तो उसकी क्या हो जाएगी, फिर लोकल मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी। तो ये नुकसान थे कुछ। क्लियर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मैंने आप ये चैप्टर वाइंड अप होता है, और इस चैप्टर में मैंने आपको बताया था एक फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था अपना 1951 में, और जो अभी तक हमने 12 5 ईयर प्लान्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट विद द प्राइम मिनिस्टर द चेयरमैन फॉर्म द प्लानिंग कमीशन ऑन मार्च 1950। तो हमारी प्लानिंग कमीशन कब बनी थी, मार्च 1950, विच इज ऑल्सो नोन एज नीति आयोग। उसको और क्या बोला गया है अब, नीति आयोग। तो गवर्नमेंट ने जो प्लानिंग कमीशन था 5 ईयर प्लान, उसको हटा के गवर्नमेंट क्या लेकर आ गई है अब, नीति आयोग। तो ये ध्यान रखना, प्लानिंग कमीशन कब सेटअप हुई थी, इन द ईयर 1950। और हमारी कंट्री में फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था, इन द ईयर 1951। एंड टिल नाउ हमने 12 5 ईयर प्लान्स कंप्लीट कर लिए हैं, और जो रिसेंट था वो कब था, 2012 टू 2017। तो यहाँ पे हमारा सबसे बड़ा चैप्टर जो इंडियन इकोनॉमी का है वो एंड होता है, दैट इज इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। क्लियर है बच्चों।
तो आई होप आपको यहाँ तक का पार्ट समझ में आया होगा। तो पढ़ना इस पार्ट को आप लोग। अब अपन लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय ऑल ऑफ यू एंड हैव अ गुड डे।